अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शफीक अहमद इस्लामाबाद से और आप देख रहे हैं वेंटेज पॉइंट। 3 नवंबर को अमेरिका में सदारती इंतखाबात होने जा रहा है और इस इंतखाबात की अहमियत ये है कि कोई भी सदर मुंतखब होगा तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे होगा। लिहाजा हर मुल्क की अपनी एक ख्वाहिश होगी कि कौन सदर बने अमेरिका का अगले 4 साल के लिए। आज मैं जिन ममालिक का जिक्र करूँगा उसमें है पाकिस्तान, हिंदुस्तान, तुर्की, ईरान, चाइना, रशिया, इसराइल और अरब ममालिक के। इन लोगों की क्या ख्वाहिशात हैं कि कौन जीते। तो पहले मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ पाकिस्तान से कि पाकिस्तान की क्या ख्वाहिश है कि कौन जीते, जो बाइडन या डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की जो पिछला अगर 4 साल के दौर को हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बहुत अच्छे काम नहीं किए या बहुत अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान से नहीं बनाए, लेकिन इतने बुरे भी नहीं बनाए। कुछ ऐसे इकदाम उन्होंने किए हैं जिसका पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है। और ऑन द टॉप मैं बात करूंगा अफ़गानिस्तान की कि अफ़गानिस्तान में एक अमन मुआहिदा हुआ इसी साल दोहा कतर के अंदर, जिसमें एक रोड मैप बनाया गया और तालिबान की जो एक बुनियादी एक डिमांड थी उस के सामने अमेरिका सर नगू हुआ, घुटने उसने टेक दिए और ऐलान किया कि वो मई 2021 तक फौजें वहाँ से बुलवा लेगा अफगानिस्तान से और तमाम अड्डे भी ख़त्म कर देगा। लेकिन चंद दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट की और उसमें कहा कि मैं विड्रॉ करूंगा तमाम ट्रूप्स को अफगानिस्तान से और तमाम अड्डों को बंद करूंगा क्रिसमस से पहले। लिहाजा अमेरिका को बहुत जल्दी है अफगानिस्तान से निकलने की और कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि वो निकलना शुरू हो गए हैं। 5000 तादाद थी टोटल जब ये एग्रीमेंट हुआ और ये 5000 तादाद जो आर्मी अमेरिकन आर्मी थी ये निकलने के प्रोसेस में है। लिहाजा ये जो एक बहुत बड़ा कारनामा हुआ है जिसमें पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसने प्ले किया है और अफ़गानिस्तान में अमन होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और डेफिनेटली तालिबान हुकूमत में आएगी। तालिबान के आने से पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। उसका फ़ायदा ये है कि अब तक जो भी हुकूमतें अफ़गानिस्तान में आई हैं तालिबान के बाद, उनके कोई अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान से नहीं रहे। और इसके अलावा जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने पाकिस्तान में बहुत से तखरीबकारी की, उनमें 3 ऑर्गेनाइजेशन सर फहरिस्त हैं और वो ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के बाद सब के सब अफ़गानिस्तान मुंतकिल हो गए। तो अफ़गानिस्तान की सरजमीन को वो इस्तेमाल करते हैं और उसमें रिपोर्ट्स जो है वो फंडिंग की है कि वो फंडिंग इंडिया से इनको आती है। पाकिस्तान के पास सबूत भी हैं और उसने बरमलाई हर जगह पे कहा है। 3 टेरर ऑर्गेनाइजेशन जिनमें शामिल हैं, ऑन द टॉप इस तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसकी मुख्तलिफ शाखें हैं, वो सब के सब अफ़गानिस्तान में हैं। दूसरी जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही ख़तरनाक है उसका नाम है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और वो भी अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करती है, पाकिस्तान में तखरीबकारियाँ करती है। और तीसरी ऑर्गेनाइजेशन जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है दाइश खुरासानी, यानी इस्लामिक स्टेट IS खुरासानी, वो भी अफ़गानिस्तान में बेस करती है। और तीनों जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन हैं पाकिस्तान का ये इल्ज़ाम है कि उसमें हिंदुस्तान और काबिल की हुकूमतें शामिल है, वो उनको रोक नहीं पाती और वो तखरीबकारी पाकिस्तान में करती है और वापस वो भाग जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान उस जो अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है उस पर बहुत बड़ी बाढ़ भी लगाई। लिहाजा तालिबान जब भी आएंगे वो चंद माह बाद आएंगे या अगले साल आएंगे, लेकिन वो आएंगे ज़रूर, तो उसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। लिहाजा जो कारनामा ये पाकिस्तान की हुकूमत ने ट्रंप के साथ मिल के किया है उसको वो ख्वाहिश है कि वो कंटिन्यू रहे और शायद ट्रंप जो है के आने से पाकिस्तान को ये फ़ायदा होगा। लेकिन अगर डेमोक्रेट के अगर आते हैं उम्मीदवार जो बाइडन, तो उसका भी फ़ायदा पाकिस्तान में होगा। उसकी वजह यह है कि डेमोक्रेट का जो स्टांस है वो कश्मीर के ऊपर वो बहुत क्लियर है। उन्होंने सपोर्ट किया है पाकिस्तान के स्टांस को और कश्मीरियों की सपोर्ट की है। ह्यूमन राइट वायलेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। जो नरेंद्र मोदी ने जो कुछ किया है कश्मीर के अंदर उस पर आवाज़ उठाई है, ख़ुसूसन जो उसके वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं कमाला हैरिस, और उन्होंने
हर जगह पर, हर फोरम पे इंडिया को क्रिटिसाइज किया है, मिनॉरिटीज़ के हवाले से, और कश्मीर में जो आर्टिकल 370 ख़त्म किया है उसके हवाले से, जो स्पेशल स्टेटस था उसको ख़त्म किया, और जो नामनहाद जमहूरियत थी कश्मीर के अंदर, उसको ख़त्म करके कश्मीर का जो तमाम रियासती इंतज़ामात थे वो न्यू दिल्ली को दे दिए और कश्मीर को डिवाइड किया लद्दाख में, लद्दाख को सेपरेट कर दिया। तो इस पे जो डेमोक्रेट है उनका स्टांस बहुत क्लियर है। लिहाजा अगर कमाला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनती है और प्रेसिडेंट बनते जो बाइडन, तो इंडिया के लिए ये थोड़ा सा सुतकी का मसला हो सकता है और पाकिस्तान के लिए बेहतर हो सकता है। दूसरी मैं बात करूंगा हिंदुस्तान की, और जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर डेमोक्रेट के उम्मीदवार आते हैं जो बाइडन, तो हिंदुस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, खसूसन नरेंद्र मोदी साहब की जब गवर्नमेंट है उनके लिए मैं बात करूंगा। मैं ओवरऑल हिंदुस्तान की बात नहीं करूंगा। जो मोदी सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें 3-4 मेन चीज़ें हैं जिसको डेमोक्रेट लेके चलेगा और वो उस पर बात करेगा। उसमें सरफहरस्त कश्मीर का मसला है कि उसको 1 साल से ज़्यादा लॉकडाउन रखा, वहाँ पर कम्युनिकेशन, वो सारे जो इंटरनेट हैं, टेलीफोन वो है, वो सारे ख़त्म कर दिए गए, प्रोटेस्ट मुजाहरों पे गोलियां बरसाई गई और जो छर्रे की जो बंदूकें हैं उनसे बहुत से लोगों को नाबीना किया गया, उस पर वो बात करेंगे। इसके अलावा जो मिनॉरिटीज़ के साथ सलूक है मोदी सरकार का, उस पर बात करेंगे, इसलिए कि जो CAA है, सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट, उसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में मुजाहरे हुए और कोविड-19 के फैलने से पहले एक धरना था जो न्यू दिल्ली में मुतवातिर जारी था और पूरे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ बहुत सी आवाज़ उठाई गई और हिंदुस्तान की सरकार ने उसको दबाया। कहीं पे रॉयट्स भी है, मुसलमानों का कत्ल भी हुआ और उनके घरों को जलाया भी गया। इस पे ट्रम्प का जो स्टांस था या ट्रम्प की जो आवाज़ थी वो ना होने के बराबर थी और डेमोक्रेट ने इस पे बात की। कमाला हैरिस ने स्पेशली बात की अबाउट ह्यूमन राइट वायलेशन, मिनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक है। इसके अलावा अगर हिलरी क्लिंटन होती ट्रम्प के बजाय, तो मेरा ख्याल ये है कि जो हिंदुत्व का नैरेटिव लेके वो चल रहे हैं मोदी सरकार या नरेंद्र मोदी साहब, वो इस तरह लेके ना चलते जिस तरह इन्होंने ट्रम्प के दौर में इसको लेके चला है। ट्रम्प की तरफ से जो है वो रिस्पांस नहीं आया, ह्यूमन राइट वायलेशन हुई है लेकिन रिस्पांस नहीं आया। दूसरी तरफ ट्रम्प जो है ज़ाहिरन लगता है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के वो बड़े फेवरेट हैं, इसलिए कि जिस तरह रिसेप्शन ट्रम्प ने मोदी साहब को दिया अमेरिका के अंदर और बहुत बड़ी रैली का इनेकाद हुआ, इसी तरह जब ट्रम्प ने दौरा किया हिंदुस्तान में और बेहतरीन रिसेप्शन डोनाल्ड ट्रम्प को मिली, तो वो जो रिसेप्शन दोनों तरफ से है वो बहुत उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत एक दूसरे से मिलती है और दोनों की एक वाहिद रीज़न है कि दोनों राइट विंगर हैं, रेसिस्ट हैं। उनकी जो पॉलिसियाँ हैं वो रेस की बुनियाद पे हैं और सुप्रीमेसी की बुनियाद पे है। नरेंद्र मोदी साहब की जो पॉलिसी है वो हिंदू सुप्रीमेसी की बुनियाद पे है और डोनाल्ड ट्रम्प साहब की जो पॉलिसी है वो वाइट सुप्रीमेसी की बुनियाद पे है। लिहाजा नरेंद्र मोदी सरकार की ख्वाहिश होगी कि ट्रम्प जीते। तीसरा मुल्क जिसकी मैं बात करूंगा उसका नाम है टर्की और टर्की की ख्वाहिश होगी कि डोनाल्ड ट्रम्प ये 4 साल अगला दौर भी पूरा करे। उसकी बहुत सी रीजंस हैं और टॉप पे रीजन जो बाइडन, जो कि सदारती उम्मीदवार हैं डेमोक्रेट के, उनकी एक स्टेटमेंट है जो इन्होंने दिसंबर 2019 में दी, लेकिन अगस्त 2020 में वो मंजर आम पे आई, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम कोशिश करेंगे, अगर हम हुकूमत में आते हैं तो हम तैयब एर्दोगान साहब की गवर्नमेंट को ख़त्म करेंगे। और ये बात डायरेक्ट इंटरफेरेंस है तुर्की गवर्नमेंट के अंदर, इसलिए कि तुर्की एक जमहूरी मुल्क है और आपको उसकी जमहूरियत का अंदाज़ अगर पसंद ना हो तो वो आपका मसला है, वो तुर्की का नहीं है। वो स्टेटमेंट इतनी ख़तरनाक है और इतनी ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है तुर्की के मामलात में कि यकीनन तुर्की हुकूमत ये चाहेगी कि ट्रम्प अगला टेन्योर भी आए वाइट हाउस में। और जो बाइडन ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उसने कहा कि जी हम अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे और हम जो भी हो सकता है हम करेंगे, लेकिन टर्की की जो मौजूदा हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ हम जाएंगे।
ये वो बयान है जिससे साबित होता है कि तैयब एर्दोआन साहब और टर्की की गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश होगी कि जो बाइडन बिल्कुल भी हुकूमत में ना आए और ट्रम्प कंटिन्यू करे। इसलिए कि गुज़िश्ता 4 साल दौर में, ट्रम्प के दौर में, तैयब एर्दोआन साहब और टर्की बिलअमूम वो एक उभर कर सामने आया है इस्लामिक वर्ल्ड में, इज़ अ लीडिंग कंट्री इन द मुस्लिम वर्ल्ड। और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उसने इन्फ्लुएंस किया है मिडल ईस्ट के अंदर भी, और तुर्की ने डेफिनेटली इन्फ्लुएंस किया है मिडल ईस्ट के ममालिक को, पाकिस्तान को, मलेशिया को, और इस्लामिक वर्ल्ड है उसमें उसका कद तैयब एर्दोआन का काफ़ी बड़ा है। लिहाजा तैयब एर्दोआन साहब और टर्की ये चाहेगा कि अगर ट्रम्प 4 साल मजीद रहते हैं तो तुर्की को और मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। और इस जो आने वाले जो 4 साल होंगे उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो 2023 का एग्रीमेंट है जो कि तुर्की ने किया था 1927 में। ये 100 साल एग्रीमेंट ख़त्म होने वाला है। तुर्की को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी जो रियायत मिलेगी और उनको अलाउ होगा ब्लैक सी में तेल निकालना और गैस निकालना, ये अलाउ होगा, उनको राहदारी का फ़ायदा होगा और बहुत से फ़ायदे उसमें तुर्की को होंगे। लिहाजा तुर्की की ख्वाहिश ये होगी कि ट्रम्प कंटिन्यू करे 4 साल के लिए। अब मैं बात करूंगा ईरान की, और ईरान की ख्वाहिश यकीनन यही होगी कि जो बाइडन सदर बने और डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल भी ना बने। दे डोंट वांट टू सी हिम एज अ प्रेसिडेंट फॉर द नेक्स्ट टर्म, और उसकी वजूहात बहुत क्लियर हैं। और ऑन द टॉप जो है वो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है जो कि साइन किया ईरान ने बराक ओबामा के साथ 2015 में, और उस टाइम जो बाइडन वाइस प्रेसिडेंट थे, और उस पे जो दस्तखत किए उसमें 5 दीगर ममालिक भी शामिल थे, जिसमें शामिल हैं फ्रांस, यूके, रशिया, चाइना और जर्मनी। और उस एग्रीमेंट जब वो साइन हुआ उसके बाद सैंक्शन उठ गई ईरान से, पार्शली सैंक्शन उठी और उसका बहुत फ़ायदा ईरान ने उठाया। उधर माशी तरक्की भी हुई और उनका जो करेंसी है उसकी वैल्यू भी बेहतर होगी। लेकिन ये जो डील थी जिसको न्यूक्लियर डील भी कहा जाता है, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मई 2018 में ख़त्म कर दी, और उसके बाद ईरान की माशी हालात भी ख़राब होना शुरू हो गए। सैंक्शन मज़ीद लगा दी गई और सैंक्शन को सख्त किया गया। दूसरी जो वजह है वो है कासिम सुलेमानी, जो कि अल-कुद्स ब्रिगेड के कमांडर थे और उसके हेड थे। उनकी शहादत हुई जनवरी 2020 में, और ईरान का कहना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी कत्ल की प्लानिंग की और हुक्म दिया यूएस आर्मी को, और उन्होंने उसको कत्ल किया कासिम सुलेमानी को। वो बहुत बड़ी वजह है। वो डायरेक्ट जो अटैक था ईरान के ऊपर, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कई दहाइयों में, इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। इसके अलावा गुज़िश्ता चंद सालों में ईरान में छोटे छोटे हंगामे भी हुए, और तेहरान का ये कहना है कि इसमें वाशिंगटन की मुदाखलत शामिल है। लिहाजा ईरान की ख्वाहिश है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी दोबारा प्रेसिडेंट ना बने, कोई भी बन जाए। जो बाइडन डेफिनेटली इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर फॉर द प्रेसिडेंटशिप, तो वो चाहेगी कि जो बाइडन बने। अब मैं बात करूंगा चाइना की, और चाइना की ख्वाहिश बड़ी इंटरेस्टिंग जो मेरी असेसमेंट है। चाइना की ख्वाहिश है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के सदर मुंतखब हों। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि जो रिलेशनशिप हैं चाइना और अमेरिका के दरमियान, वो गुज़िश्ता 18 माह में बहुत बुरे रहे। उसकी वजूहात जो है वो चूँकि डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन भी जीतना था, और कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई कि ये उसकी मजबूरी थी कि वो चाइना के ख़िलाफ़ एक्शन लेता। तो उसने 2 बहाने बनाए। एक बहाना था उनका योगोर जो मुस्लिम है, जो सिंकियांग सूबा है वहाँ में जो रहते हैं, उसकी ह्यूमन राइट्स के हवाले से चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाया, बल्कि जो चाइना के इंडिविजुअल्स हैं और जो बिजनेसमैन हैं, उनकी कंपनियां हैं, उनको ब्लैकलिस्ट किया गया और पाबंदियां लगाई। इसी तरह हांगकांग के इशू पर भी अमेरिका ने चाइना के इंडिविजुअल्स पे और कंपनियों पे पाबंदियां लगाई, और इसके साथ साथ एक टैरिफ की जंग हुई अमेरिका और चीन के दरमियान, और वो भी उसका नुकसान वैसे तो अमेरिका को
खुद ज़्यादा हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैंने ये बहुत अच्छा किया, इसलिए कि जो सस्ती चीज़ें हम चाइना से ले रहे थे अब हमने महंगी कर दी, और उसका मेन मकसद ये है कि हम टैक्स कलेक्शन करें, बिलियंस ऑफ डॉलर हम कलेक्ट करें। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि जो एंड कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट मिलती रही वो महंगी हो गई, अमेरिका में महंगाई भी आ गई। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाऊंगा, बेहतर करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई चीज़ मैन्युफैक्चर अभी भी नहीं हो रही। अभी भी जो मेन सप्लाई लाइन है, जो मेन सप्लाई है, वो चाइना से ही आती है। अच्छा, ये तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो कि मसले मसाइल हैं गुज़िश्ता 18-19 महीनों से चाइना और अमेरिका के दरमियान। लेकिन चाइना की जो ख्वाहिश है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों दोबारा सदर बने, उसकी बहुत सी रीजंस हैं। सबसे बड़ी रीज़न ये है कि चाइना समझता है कि अमेरिका का जो सदर है मौजूदा डोनाल्ड ट्रंप, वो बहुत ज़्यादा फोकस है अमेरिका के ऊपर। उनकी जो इंटरनेशनल पॉलिसी है उसमें बहुत वैक्यूम आ रहा है, और उस वैक्यूम को चाइना फिल कर रहा है। उसमें जो सबसे बड़ी जो चाइना को फतह है वो हुई है अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका में चंद ममालिक को छोड़ के मेजॉरिटी जो ममालिक हैं उसमें चाइना ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट की है, और वहाँ पर उसने यूनिट भी बहुत से लगाए हैं मैन्युफैक्चरिंग के, इसलिए कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाइना में बढ़ गई है, वहाँ पर लेबर कॉस्ट बढ़ गई है। तो बहुत सी यूनिट्स चाइना अफ्रीका में ले गया है, और वहाँ पर अफ्रीका में खुशहाली भी आई है, और चाइना ने उस अफ्रीकन ममालिक को सपोर्ट भी किया है। दूसरी चीज़ जो कि अमेरिका की एक अजीब सी पॉलिसी रही है यूरोप के अंदर, कि यूरोप में भी वो थोड़ा सा आइसोलेट हो गया है। अमेरिका के ताल्लुकात यकीनन यूके के साथ हमेशा से बेहतरीन रहे हैं, और चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, अमेरिका और यूके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और यूके पर जो सपोर्ट किया है वो जो ब्रेक्जिट के हवाले से ट्रंप ने यूके को सपोर्ट किया है, जिसका मतलब ये है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो थोड़ा सा अमेरिका से साइड पे हो गई है, सिवाय फ्रांस के। फ्रांस उनका एलाई है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। हमने बहुत सा अदवार देखे, फ्रांस इज अ ब्लाइंड एलाई ऑफ अमेरिका एंड यूके। लेकिन दीगर जो यूरोपियन ममालिक है उसमें जर्मनी जो बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, वो उसकी रिलेशनशिप और उसका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो चाइना के लिए डेवलप हुआ है। अभी चंद माह पहले एक सर्वे भी कंडक्ट किया एक यूनिवर्सिटी ने, और जब वो पूछा गया कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बेहतर है या चाइना बेहतर है, कि अमेरिका मौजूदा पेंडेमिक के हवाले से और उनकी पॉलिसियों के हवाले से, तो मोर देन 70% सपोर्टेड चाइना, नॉट अमेरिका। लिहाजा यूरोप में भी जो अमेरिका की जो गिरफ्त है वो कमज़ोर होती जा रही है, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो भी पॉलिसी लेके चलते हैं वो अकेले लेके चलते हैं। वो सब ममालिक को, यूरोपियन यूनियन को और उसके जो पुराने एलाइज थे जिसको उसने अभी नाराज कर दिया है, उसको साथ लेके नहीं चले अनफॉर्चुनेटली। जो एक और जो बहुत बड़ा मसला हुआ है ट्रंप के दौर में वो है रेसिज्म। वो बड़ा है, वाइट सुप्रीमेसी बड़ी है, और ब्लैक लाइफ मैटर्स जो एक रैलियाँ निकली हैं पूरे, बल्कि 4-5 बड़े आज़मों में निकली है जॉर्ज फ्लॉयड के मरने के बाद, बल्कि उसके कत्ल करने के बाद। एक जो वाइट ऑफिसर ने, पुलिस ऑफिसर ने उसको कत्ल किया बहुत बुरे तरीके से। तो चाइना ये समझता है कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हैसियत खुद खोई है, और उस हैसियत को जो फिल कर रहा है वो चाइना कर रहा है। लिहाजा चाइना जो है वो उभर कर सामने आ रहा है। जो ट्रेड जो टैरिफ वॉर हुई है अमेरिका और चाइना के दरमियान, उसका नुकसान यकीनन चाइना को हुआ है, लेकिन वो समझता है कि ट्रंप एक वीक लीडर है। अगर ये 4 साल मजीद रहता है सदर अमेरिका का, तो चाइना को ऊपर जाने में बहुत बड़ा फायदा होगा। और इसकी एक रीज़न और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 4 साल दौर में डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ऐसा जो है कलेक्टिव कोई एक्शन चाइना के खिलाफ नहीं लिया। इंडिविजुअली तो लिया है अमेरिका ने खुद, एक कलेक्टिव एक फ्रंट नहीं बनाया। चाइना ये समझता है अगर जो बाइडेन आते हैं तो शायद वो एक कलेक्टिव एक चंद ममालिक को मिला ले, और कोई एक्शन कोई भी वो ले सकता है चाइना के खिलाफ। लिहाजा वो चाइना जो तमाम जो सैंक्शन लगे हैं हांगकांग के इशू पर, योगर के इश्यूज के ऊपर, वो उसको बर्दाश्त कर रहा है। और वो फिर भी समझता है कि ट्रंप बेहतर है, क्योंकि ट्रंप के दौर में वो और तरक्की करेगा। लिहाजा जो चाइना की चॉइस है वो है ट्रंप।
अब मैं बात करूंगा रशिया की और प्यूटन साहब की, और प्यूटन साहब की जो ख्वाहिश होगी वो यकीनन होगी डोनाल्ड ट्रंप। और उसकी वजह बड़ी ऑब्वियस है। वो वजह है यूक्रेन और क्रीमिया की। 2014 में एक टसल हुई यूक्रेन और रशिया के दरमियान, और फिर रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, उसको रूस का हिस्सा बना दिया। उस 2014 में बराक ओबामा थे सदर और जो बाइडेन थे वाइस प्रेसिडेंट, यानी नायब सदर थे। और जो बाइडेन ने उस वक्त बहुत से पब्लिकली हार्श स्टेटमेंट्स दिए, बहुत क्रिटिसाइज किया मॉस्को को, प्यूटन साहब को, और प्यूटन ने और मॉस्को ने भी उसी तरह अमेरिका को कंडेम किया। और वो बहुत से तल्ख जो थे, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स भी हुए एक दूसरे के दरमियान। तो रशिया ये समझता है, जो बाइडेन उस वक्त थे वाइस प्रेसिडेंट, और अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो फिर वो तलखी दोबारा उभर कर सामने आ सकती है। प्यूटन साहब की जो एक और वो जो ख्वाहिश है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब सदर बने, उसकी एक और वजह भी है, वो उसकी अमेरिका का शिकस्त खाना सीरिया के अंदर। गुज़िश्ता 4 साल दौर में जब रशिया ने विड्रॉ किया है सीरिया से, तो रूस का जो कद है वो बड़ा है और उसने अपनी मिलिट्री पावर शो की है, और प्यूटन साहब का कद भी बड़ा है। तो प्यूटन ये समझते हैं, या रशिया ये समझता है कि ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप बहुत कमज़ोर इंसान है और बहुत कमज़ोर सदर हैं। अगर वो 4 साल मज़ीद रहते हैं सदारत की कुर्सी में, तो उसका फ़ायदा यकीनन रशिया को होगा। इसलिए कि जिस तरह रशिया ने तरक्की की है और वो उभर कर सामने आया है, चैलेंज किया है उसने अमेरिका को हर जगह पे, तो वो समझता है कि ट्रंप अगर आएगा 4 साल सदर, तो रशिया को और बेहतर मौका मिलेगा अपने आप को आगे ले जाने का। जो भी सदर आए, लेकिन एक चीज़ जहन में रखिए, रूस की, चाइना की और ईरान की, सबकी ये ख्वाहिश है कि अमेरिका नीचे जाए। अब मैं बात करूंगा बेंजामिन नेतन्याहू की और इसराइल की, और इनकी ख्वाहिश है कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर मुंतखब हो। उसकी बहुत सी वजूहात है, और सबसे बड़ी वजह जो है वो एक डील है जो जनवरी 2020 में हुई। इस डील के तहत अमेरिका ने ऐलान किया कि वो अपना दारुल खिलाफा तिल अबीब से उठाकर ले जाएंगे यरूशलेम। इसका मतलब यह है कि जो यरूशलेम है, जो बैतुल मक़दस है, वो इसराइल का हिस्सा है, फ़लस्तीन का नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने एम्बेसी बनाना भी शुरू कर दी और तिल अबीब से ये ग्रेजुअली शिफ्ट कर रहे हैं यरूशलेम की तरफ। इसके अलावा इन्होंने और ममालिक को भी फोर्स किया, जिसमें क्रोएशिया और कोसोवो शामिल है, कि वो भी अपनी एम्बेसियाँ तिल अवीव की बजाय यरूशलेम में खोले। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस डील के तहत जॉर्डन का कुछ हिस्सा लेके, जो कि इसराइली यहूदी हैं, उनको दिया जाएगा। अब ये बिल्कुल एकतरफा डीलें हैं, जिसका फ़ायदा यकीनन ज़ायनिस्ट को और इसराइल को है और किसी को नहीं। एक और इसकी शक है, वो है मिलिट्राइजेशन ऑफ फ़लस्तीन, यानी फ़लस्तीनियों के पास कोई असला भी नहीं होगा, वहाँ उनकी आर्मी भी वो नहीं रख सकते। इसका मतलब है बिल्कुल एकतरफा प्रो इसराइल, प्रो जूइश वो डील है जिसको साइन किया, जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा डील ऑफ द सेंचुरी। इसके अलावा कुछ और इक़दामात डोनाल्ड ट्रंप ने लिए हैं जिसका फ़ायदा हुआ है नेतन्याहू साहब को। उसमें यह है कि जो उनकी जो फंड है उसको बढ़ाया गया। फंडिंग जो एड है, इमदाद है इसराइल की, वो बड़ी है ट्रंप साहब के दौर में। और जो कि फ़लस्तीन है उसकी इमदाद को ख़त्म किया गया है। जो उसकी एक इमदाद 2018 में आनी थी $200 मिलियन की, जो अब डेवलपमेंट जो फंड था उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। और इसके अलावा $60 मिलियन जो सालाना फ़लस्तीन को मिलते थे हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से, उसको भी ख़त्म कर दिया। ये वो बुनियादी स्टेप हैं जिसका फ़ायदा उठाया है इसराइल ने। और उसकी एक वजह और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो वजह है कि दोनों लीडरान, ट्रंप और नेतन्याहू, दोनों राइट विंग लीडरान है। इसके अलावा मैं बात करूंगा ज़ायनिस्ट लॉबी की, कि ज़ायनिस्ट लॉबी है जिसमें अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी है, जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल एक कमेटी है यहूदियों की, और वो सपोर्ट ज़ाहिरन डेमोक्रेट को बिल्कुल नहीं कर रही, और वो कर रही है रिपब्लिकन के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को। लिहाजा ज़ायनिस्ट लॉबी इज़ आल्सो सपोर्टिंग डोनाल्ड ट्रंप, नॉट जो बाइडन। लिहाजा इसराइल की जो ख्वाहिश होगी वो ये है कि
डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर बने 4 साल के लिए। अब मैं बात करूंगा उम्मत मुस्लिमा की कि उम्मत मुस्लिमा के लिए कौन अच्छा है, जो बाइडन या डोनाल्ड ट्रंप। तो हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने दो या तीन काम ऐसे किए हैं जिससे उम्मत मुस्लिमा को बहुत धचका लगा है। एक ये कि बैतुल मक़दस को जो है वो इसराइल का हिस्सा करार दिया है, फ़लस्तीन का नहीं। लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि न्यूज़ ऑफ द सेंचुरी है। पेंडेमिक अपनी जगह है, लेकिन ये जो 20वीं सदी है, इसमें सबसे बड़ी खबर वो ये है कि अमेरिका ने बैतुल मक़दस को इसराइल का हिस्सा करार दिया है, फ़लस्तीन का नहीं। तो ये बड़ा स्टेप है। इसके अलावा बहरीन का, यूएई का सफारती ताल्लुकात बहाल करने का ये भी बहुत बड़ा इक़दाम है, और उसके पीछे उनके दामाद जो है डोनाल्ड ट्रंप के, वो यकीनन उनका बहुत बड़ा रोल है, और ये रोल वो प्ले करते रहेंगे। बहुत से और मिडल ईस्ट की कंट्रियाँ इसराइल को तस्लीम करेंगी। लिहाजा बैतुल मक़दस का जो इशू है और जो मिडल ईस्ट का इशू है, उसमें जो मेरी राय है कि उम्मत मुस्लिमा के लिए शायद जो बाइडन बेहतर हो बनिस्बत डोनाल्ड ट्रंप के। तो ये बात थी अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से। उम्मीद है कि आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी, बेहतर लगी होंगी, लेकिन आपकी अपनी राय भी बहुत मुकद्दम है। शायद आप मेरी राय से इख्तिलाफ करें, जो आपका पूरा हक है, और आप ज़रूर कमेंट्स करें कि यहाँ पर मैंने गलत कहा है। अपनी राय ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।